Hello everyone, welcome back to our YouTube channel G10 Classes. G10 Classes की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया था फ्री स्टडी जोन, उसके अंडर हम लोगों ने पहले फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर किया था। उस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों के पार्ट 1 वीडियो में कवर हो चुके हैं। अगर आपको इन सब टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या नीचे मेंशन्ड हमारी वेबसाइट पे आप क्वेरी बॉक्स में कुछ भी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके थे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कूलम्स लॉ क्या होता है, बहुत सारे चार्जेस रखे हैं तो उनके बीच में कैसे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इन सबको देखने के बाद अब अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अगर पूरे रीजन में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमसे पूछा जाए कि एक एरिया बीच में हम एक मान लीजिए एक पेपर लगा दिया हम लोगों ने, उस पर्टिकुलर एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी। तो फील्ड लाइंस कितनी पास होंगी वो डिपेंड करेगा सबसे पहले कि कितनी फील्ड लाइंस एनवायरमेंट में है, वो एरिया कितना बड़ा है, मतलब वो जो भी हम लोगों ने एरिया लिया है वो कितना बड़ा है, प्लस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। फ्लक्स इसको डिनोट किससे करते हैं? फाई ई। क्या सिंबल है ये? फाई। इसको क्या पढ़ा जाता है? फाई। फाई ई। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई किस लिए? क्योंकि अभी हम लोग मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे। अब अगर हमारे पास जो भी रीजन है हमारा, उसमें से कुछ बड़ा सा मान लीजिए कि बहुत बड़ा सा एरिया है, अगर हमने उस बड़े से एरिया को छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड कर लिया और हर रीजन से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के बाद ओवरऑल अगर हम ये करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटे छोटे एरिया के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्योंकि ये वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद उन सबको एड ऑन कर दे तो ओवरऑल जो सम मिलेगा वो बड़े से एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि छोटे से वेक्टर पे छोटे से एरिया वेक्टर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के बाद हम उसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करने के बाद हमको ये पता चल जाएगा क्लोज इंटीग्रल, इस वजह से क्योंकि वो पूरा एक क्लोज लूप हम लोग लेके चलेंगे। तो इसको ये भी लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इनटू cos थीटा, वेयर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन E एंड A। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो भी एंगल थीटा है वो हमारा हो गया, उस पर डिपेंड करेगा हमारा कि इस पर्टिकुलर रीजन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट E इंटू डी एस, मतलब फील्ड इंटू एरिया। फील्ड क्या होता था? F अपॉन क्यू इंटू एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट कूलम, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर। ओवरऑल यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -1। यूनिट हो गई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स के बीच में जब भी डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो जो आंसर आता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अभी बहुत चीजें आगे हैं, पर पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़ा बहुत एक पर्टिकुलर रीजन है, एक रूम काइंड ऑफ थिंग है, उसमें क्या हो रहा है बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, वहां पे हम एक छोटा सा एरिया ले जाकर रखेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास होंगी वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और वो डिपेंड करता है कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट है, लेफ्ट से राइट, और हमने अपना एरिया ऐसे रखा है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री, cos 90 0। तो अगर थीटा 90 होता है तो फ्लक्स कितना पास होगा? 0। और मैक्सिमम फ्लक्स कब पास होगा? पाई मैक्स कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू
0 डिग्री, 0 डिग्री पे भी और 180 डिग्री पे भी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एक होगा कि एक चीज आएगी एंटरिंग फ्लक्स, मतलब वो एरिया वेक्टर के पैरेलल है, और एक होगा लीविंग फ्लक्स, मतलब एरिया वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों का आंसर सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वीडियो को पॉज करके नोट्स इसको कॉपी डाउन कर लीजिए। कॉपी डाउन करने के बाद अब हमारा अगला टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट साइन के साथ है, मतलब एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, और दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस आर, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड opposite charges separated by certain distance r, वो जो पूरा एक सिस्टम बन गया उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच में कुछ भी डिस्टेंस है, मान लेते हैं डिस्टेंस है 2a। 2a इसलिए लेने का मतलब है क्योंकि आगे हम लोग जो भी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे या जो भी प्रूविंग करेंगे, पॉइंट हमेशा बीच में लिया जाता है, तो ए में पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इस वजह से हम लोग 2a लेके चल रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई हमसे बोलेगा कि डाइपोल रखा है तो हम उसको बताएंगे कि हाँ भाई चार्ज इतना है, डिस्टेंस इतना है। तो इस पूरे सिस्टम को एक तरह से कह ले कि बताया जाए कि क्या है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल को बताने के लिए इसका निकाला जाता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इसको डिनोट करते हैं P से। ये होता है, कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज है हमारा Q और डिस्टेंस है दोनों के बीच में 2a। ये हो गया डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि जो डाइपोल मूवमेंट होगा उसका डायरेक्शन ये होगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। वेक्टर क्वांटिटी इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2a। अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो P A के पैरेलल होगा, चार्ज नेगेटिव हुआ तो P A के एंटी पैरेलल होगा। यूनिट हो गई हमारी कूलम चार्ज की इंटू डिस्टेंस की मीटर, कूलम मीटर। डायमेंशन आप लोग खुद से निकालिएगा या तो हम निकाल देते हैं। डायमेंशन ऑफ P हो गया ALT, कूलम का हो गया AT चार्ज का, Q इज इक्वल टू IT लेंथ का मीटर। ये हो गया डायमेंशन ऑफ P। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें पता चल चुका है कि डाइपोल होता क्या है। अब डाइपोल से जो प्रूविंग आती है या कह लीजिए न्यूमेरिकल आता है, वो आता है कि एक डाइपोल की वजह से हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो दो तरह से चीजें होती हैं। हो सकता है कि जो पॉइंट हो वो उसकी एक्सिस पे हो या इक्वेटोरियल प्लेन पे हो। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। मतलब हमें क्या निकालना है? ई एक्सियल, ई एक्सियल निकालना है। मतलब ये हुआ कि एक माइनस क्यू चार्ज था, एक प्लस क्यू चार्ज है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं P पॉइंट। फाइन, P पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल के सेंटर से इस P पॉइंट का डिस्टेंस है R, ये है A
ये है बी। पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पी पॉइंट डाइपोल दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पे है, इस वजह से इसका नाम हो गया ई एक्सियल। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सबसे पहला काम है कि पी पॉइंट पे हम ला के रखेंगे अपना यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, इन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन। तो ई ए का डायरेक्शन होगा अट्रैक्टिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ई बी का डायरेक्शन होगा रिपल्सिव, ऑपोजिट। अब हमने ये निकाल लिया, अब हम लोग दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच में, ये आर और ये ए, इसी वजह से 2a लिया गया था। और ई बी कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस। इस पूरे आर में से अगर हम लोग ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब आर माइनस ए का होल स्क्वायर। दो वेक्टर है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ई ए का डायरेक्शन इधर है, ई बी उधर है, नेट निकालना है तो एक बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ई ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि ई बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, देखा जाए तो इसका डिनोमिनेटर कम है, तो ई बी ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू ई ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या होगा, सिंपल ई बी माइनस ई ए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए और आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ऊपर लिखती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल कैंसिल, 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक अजम्पशन लिया जाएगा यहाँ पे कि जो डाइपोल है, डाइपोल के अंदर जो चार्जेस है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है और जो पॉइंट है वो बहुत दूर लिया गया है, मतलब r इज वेरी मच ग्रेटर दैन a। तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया जा सकता है कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन r की पावर 4, एक r से एक r कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2qa लिख दिया। 2qa इसलिए लिखा क्योंकि 2qa इज नथिंग बट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द डाइपोल। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये आ गया कि अगर हमारा कोई डाइपोल है जिसके एंड्स पे प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज रखा है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, और हमारे पास एक पॉइंट है जो कि डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। इसका प्रूफ भी आता है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है, कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इसके बेसिस पे बहुत तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है कि अगर यही पॉइंट हमारा इक्वेटोरियल प्लेन पे होता, इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो भी डाइपोल है एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल, मतलब कि हमारा डाइपोल ये है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके पैरेलल एक प्लेन है और वहां पे एक पॉइंट P है जो कि डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है। ठीक है, मान लीजिए ये A है ये B है।
हमें निकालना है ई इक्विटोरियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पी पॉइंट पे अपना लाके वही टेस्ट चार्ज रखते हैं, क्यू नॉट, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। तो ई किधर हो गया, अट्रैक्टर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, ई बी किधर हो गया, इधर। अब ये चीज हो गई, ये थीटा एंगल, ये आर है, ये ए है, ये ए है, तो ये भी थीटा एंगल ही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, ई और ई बी के बीच पे हम लोग इसका कॉम्पोनेंट ब्रेक करेंगे। अगर ये थीटा है, ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो जब इसका कॉम्पोनेंट ब्रेक करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। ठीक है, इधर की तरफ टूटेगा कॉम्पोनेंट ई ए कॉस थीटा, दूसरे वाले का भी टूटेगा ई बी कॉस थीटा। ऑपोजिट इधर की तरफ टूटेगा ई ए साइन थीटा, और इसी पे ऊपर की तरफ टूटेगा ई बी साइन थीटा। अब हम लोग निकाल लेते हैं, पहले ई ए बी तो निकाल ही लेते। ई ए इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन टी ए का होल स्क्वायर, और ई बी क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन टी बी का होल स्क्वायर। अब जैसे कि हम दो ट्रायंगल देख सकते हैं, ओ ए पी और ओ बी पी, उसके हिसाब से सारे एंगल्स बराबर हैं, दो साइड बराबर है, तो थर्ड साइड भी बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि AP जो है वो BP के बराबर है। तो यहां से क्या कंक्लूड किया जा सकता है कि EA EB के बराबर है। अब अगर EA EB के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है कि EA साइन थीटा EB साइन थीटा के बराबर है। अब अगर EA साइन थीटा EB साइन थीटा के बराबर है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं, तब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, ये इक्वल है और ऑपोजिट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या होगा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा होगा। EA EB के बराबर है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं 2EA cos थीटा। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से EA की उठा के, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन PA का होल स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे तो PA का स्क्वायर आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सिंपल। PA का स्क्वायर ये आ गया हमारा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है A और हाइपोटेन्यूज है √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A अपॉन √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA अपॉन R स्क्वायर की प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। वही सेम असम्पशन, R इज मच ग्रेटर देन A, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू R स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, और 2QA को P लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू। ये आ गया इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट है इक्वेटोरियल प्लेन पे, और उस पॉइंट का डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से r है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू। तो यहां से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि E एक्सियल इज नथिंग बट 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल। ये काफी सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है और बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। तो ये था हमारा कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दिया जाए और दो पॉइंट्स लिया जाए, एक पॉइंट उसके एक्सिस पे लिया जाए और दूसरा पॉइंट उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे लिया जाए, तो उन दोनों की वजह से क्या होगा कि हम वहां पे निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो एक्सियल पॉइंट पे भी हमने निकाल लिया, इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी निकाल लिया। अब ठीक है भैया, हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल था, डाइपोल रखा हुआ था, सिंपल डाइपोल रखा था और ऐसे रीजन में रखा था जहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट नहीं थी। मतलब डाइपोल जो था वो हमारा सिंपली आइसोलेटेड था और उसमें उसकी वजह से हमने दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली।
अब अगर हमारा जो डाइपोल है उसको हमने एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो क्या होगा, डाइपोल इन एन एक्सटर्नल, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल होगी, अपने चार्जेस की वजह से नहीं होगी, यूनिफॉर्म होगी, मतलब यहाँ पे जो फील्ड होगी वही यहाँ पे भी फील्ड होगी। कुल मिला के ऐसा होगा कि हमारी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, इसका ये डायरेक्शन है, यहाँ पे हमने एक डाइपोल रखा, प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। अब अगर हम दोनों चार्जेस को अलग अलग ट्रीट करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारा कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है और चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा। इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा QE इस डायरेक्शन में, और इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा QE, सेम फोर्स बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब भी किसी भी बॉडी पे दो फोर्सेस लगते हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो वो क्या बनाते हैं, कपल कंस्टिट्यूट करते हैं। अब क्या होगा, ये इसको इधर ले जाना चाहेगा, ये इधर ले जाना चाहेगा, तो ओवरऑल क्या होगा कि ये जो डाइपोल है हमारा ये रोटेट करने लगेगा। जैसे कि अगर हम बॉटल का ढक्कन खोलते हैं तो अपनी जब उंगली से बॉटल का ढक्कन, जैसे मान लीजिए ये है, खोलेंगे तो ये फिंगर उस पर उधर फोर्स लगा रही है, ये फिंगर इधर फोर्स लगा रही है, तो क्या वो इक्वल फोर्स लग रहा है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो क्या कंस्टिट्यूट करेगा, कपल कंस्टिट्यूट करेगा, कपल कंस्टिट्यूट करेगा। तो ये बॉडी जो है ये रोटेट करने लगेगी, रोटेट करेगी तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं, टाउ। टॉर्क होता है कोई भी एक फोर्स लीजिए, फोर्स ऐसे ऐसे लिखते हैं हम लोग, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स तो हमारा QE है ही, और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना है, मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये हो गया हमारा इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस C। तो ये QE इंटू AC, AC क्या है, AC हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करें तो ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा P, और ये E का डायरेक्शन, P और E के बीच में कितना एंगल है, थीटा। अगर ये थीटा एंगल है तो हम ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से AB कितना है, 2a, ये आ गया 2a साइन थीटा। यहाँ पे लाके AC की वैल्यू पुट कर देते हैं, QE इंटू 2a साइन थीटा, Q इंटू 2a, P हो जाएगा, ये हो गया PE साइन थीटा। मतलब अगर कोई डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P है उसको एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाए, मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा PE साइन थीटा। अगर इसका वेक्टर क्वांटिटी देखा जाए तो टॉर्क इज नथिंग बट P क्रॉस E, इतना टॉर्क लगेगा। अब इतना जब टॉर्क लगेगा तो टॉर्क की वजह से जो डाइपोल है हमारा वो रोटेट होगा। अब टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा, जब थीटा 90 होगा, तो टाउ मैक्स हो जाएगा हमारा PE साइन 90 साइन 91, और टाउ मिन कब होगा, जब थीटा 0 होगा, 0 टॉर्क। और अगर थीटा 180 हो गया तब भी टाउ मिन ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है तो वो तब तक उसके ऊपर टॉर्क लगेगा जिस पॉइंट पे आके डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल हो जाती है। जैसे ही डाइपोल मूवमेंट इसके पैरेलल हो गया, इसके ऊपर टॉर्क लगना बंद हो जाएगा, पैरेलल हो गया या एंटी पैरेलल हो गया। जब तक कि मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होती है कि वो डाइपोल को तब तक रोटेट करेगा जब तक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल नहीं हो जाता है। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, अगर हमने एक डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो कभी भी जो फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के ऊपर वो इक्वल नहीं होगा, और इक्वल नहीं होगा तो वो टॉर्क नहीं बनाएगा, सॉरी कपल नहीं बनाएगा, कपल नहीं बनाएगा तो टॉर्क नहीं लगेगा उसके ऊपर।
तो कुल मिला के कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी कि अगर एक डाइपोल को ले जाके एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी टेंडेंसी होगी कि वो डाइपोल को रोटेट करके अपनी डायरेक्शन के पैरेलल कर ले। अब हम लोग अगले टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, जो है हमारा छोटा सा टॉपिक है। ये पता होना चाहिए कि आगे का टॉपिक्स कवर हो सके। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक वायर है, उसके ऊपर चार्जेस हैं, या एक रॉड है, उसके ऊपर चार्जेस हैं बहुत सारे, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि उस वायर के ऊपर जो चार्जेस होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे। कंटिन्यूअस का मतलब कि उसकी जो डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। ये नहीं कि एक वायर है, यहाँ पे ऐसे ऐसे चार्जेस बहुत पास पास है और यहाँ पे बहुत दूर दूर है, ऐसा नहीं। मतलब जो डेंसिटी होगी वो हमारी कांस्टेंट होगी। तो चार्ज जो हमारी किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो तीन तरह से हो सकता है। सबसे पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब कि जैसे कोई रॉड है हमारा, इसके ऊपर चार्ज ऐसे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलोंग दी लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से। दूसरा है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको जैसे हमारा कोई भी एक एरिया है, मतलब कोई भी हमारा 2D सरफेस है, इसके ऊपर क्यू चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करेंगे सिग्मा से, वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट लिख लेते हैं कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब कि अगर हमारा जो भी सरफेस है, मतलब जो भी हमारा मटेरियल है वो 3D है, मतलब कि जो चार्ज है उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, अर्थ है, कोई भी फ्रूट है जो स्फेरिकल शेप का हो या किसी भी शेप का हो, मतलब 3D सरफेस है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। वो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कूलम पर मीटर क्यूब। ये एग्जाम में नहीं आता, बट हमको सारे नोटेशंस क्लियर होने चाहिए ताकि आगे जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें लैम्डा, सिग्मा, रो सब कुछ यूज करेंगे, तो हमको ये पता होना चाहिए अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गॉस लॉ। काफी सुना होगा स्कूल में या किसी भी कहीं पे भी सुना होगा गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ क्या होता है कि मान लीजिए अभी हम लोगों ने फ्लक्स देखा था, फ्लक्स से ही इसको लिंक करेंगे कि अगर हमारा एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, चार्ज से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें एक छोटा सा कुछ ऐसा एक छोटा सा एक एरिया वेक्टर काटते हैं, इस एरिया में से फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। इसका एरिया वेक्टर होगा ds वेक्टर, जो भी इसी की डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। हम लोगों ने फ्लक्स क्या देखा था? मान लेते छोटे से एरिया से फ्लक्स निकाल रहे हैं तो डेल्टा फाई ई हो जाएगा ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ds। मान लेते हैं कि दे आर पैरेलल, थीटा 0 डिग्री, कॉस 0 1 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसका डिस्टेंस r है, सॉरी रेडियस r है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू इसका एरिया। ये हो जाएगा छोटे से एरिया डेल्टा एस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम या तो इस पूरी क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं या तो हम अपना समेशन का टर्म यूज कर सकते हैं। अब अगर हमें ये पूरा स्फीयर है, इस पूरे स्फीयर में से निकालना है, कि स्फीयर नहीं है 2D सरफेस है, उसमें से निकालना है, तो एरिया कितना हो जाएगा? अच्छा, अगर हमको पूरा फाई ई निकालना है तो फाई इज नथिंग बट, हम लोग चाहे तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और ये कर ले अगर हम लोग, पाई इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
पूरा एरिया रख देते हैं। एरिया कितना होगा 4πr², टोटल सरफेस एरिया सब कुछ कट जाएगा, आई थिंक सॉरी Q/r² कट जाएगा, φe आ जाएगा Q/ε0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब अगर कोई एक क्लोज्ड रीजन में Q चार्ज को रख दिया जाए तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, वो होगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। उस सरफेस पे कितना चार्ज स्टोर होगा, उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक, उसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से जब डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो ये हो गया हमारा कुछ ऐसा कंक्लूजन हो गया कि फाई इज नथिंग बट क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds और इक्वल्स टू Q/ε0, ये कह सकते हैं। ये तो पूरा क्लोज सरफेस हो गया। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉल था, उसके सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ है। अब अगर पूछा जाए कि इस Q से निकलने वाले, इस पूरे बॉल में से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको क्लोज बनाने के लिए सेम बॉल ऊपर की तरफ रखेंगे। तो टोटल फ्लक्स तो ये होता है, तो इस केस में जो फाई ई होगा जो कि बॉल से पास होगा वो कितना होगा, सिंपल इसका आधा होगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी इनकम्प्लीट सा फिगर दे दिया जाता है तो उसको क्लोज फिगर में कन्वर्ट किया जाएगा और क्लोज फिगर में कन्वर्ट करने के बाद उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा गॉस लॉ। अब गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हैं। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। सबसे पहला एप्लीकेशन है गॉस लॉ का कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर दिया गया है। इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर दिया गया है। उस स्ट्रेट वायर की वजह से हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब आप लोग रिकॉल कर सकते हैं कि अगर हमारा जो वायर है वो स्ट्रेट वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी डेंसिटी लगेगी, लैम्डा लगेगा, क्योंकि लीनियर चार्ज आ रहा है। ये हमारा वायर था, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, आगे तक है। हमें यहाँ पे एक पी पॉइंट दिया गया है और बोला गया कि इस पे फील्ड निकालना। अब अगर ये पी पॉइंट यहाँ से आर डिस्टेंस पे है तो ये पी पॉइंट इधर हो या इधर हो, बात तो वही है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पी पॉइंट से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। मान लिया एक सिलेंडर बनाया जिसका ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस आर है और लेंथ एल है। यहाँ पे जब हम इससे निकालेंगे इसका फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना होगा फाई ई, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो भी इसका एरिया होगा। एरिया जाहिर सी बात है कर्व सरफेस एरिया होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इज नथिंग बट 2πr_l। जब ये 2πr_l आ गया तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, मान लो इसके ऊपर चार्ज है Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q/ε0। हमको निकालना क्या, हमारा मोटिव क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे। कुछ ऐसा होगा। अब हमको वायर की लेंथ तो पता नहीं है, लेकिन वायर की ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर है, तो लैम्डा जो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी वो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो Q/L की जगह पे हम लिख देंगे लैम्डा अपॉन 2πε0 r, ये आएगा आंसर। मतलब ये है एक इनफाइनाइटली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब हमें लेंथ नहीं पता है पर हमें ये पता है कि उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है। अगर हमें चार्ज डेंसिटी पता है और हमें बताना है कि उस वायर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, उस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और वो वायर की चार्ज डेंसिटी कितनी है। तो ये पहला एप्लीकेशन था गॉस लॉ का। ये एग्जाम में कैसे आएगा कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर
इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर। ये था पहला, जिसमें हम लोगों ने कौन से चार्ज डेंसिटी यूज की, लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज की, क्योंकि वायर था। अब मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज। अगर लेंथ इसमें दे देता तो हम सिंपली चार्ज ही निकाल लेते, तो इसीलिए ये फॉर्मूले आए, क्योंकि जब लेंथ ना दिया रहा है या बहुत बड़ी लेंथ दिया रहा है तब क्या किया जाएगा, इनफाइनाइटली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब हमारी जो प्लेन शीट है, मान लिया कुछ ऐसा, यूनिफॉर्मली है, मान लीजिए बनाने में नहीं बनता है, यहाँ पे पॉइंट ले, यहाँ पे पॉइंट ले, बात बराबर है। ये गॉसियन सरफेस हमने बनाया, गॉसियन सरफेस बनाने के बाद जो भी पॉइंट लिया हमने इस शीट से, x डिस्टेंस पे इधर है या x डिस्टेंस इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें इधर, क्योंकि पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगा, इसमें इधर की तरफ। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा पाई ई, मतलब फ्लक्स जो आएगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स E इंटू ए इज एरिया ऑफ द शीट। ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लिया हमने, और ये हमारा, क्योंकि ये इधर ये उधर, डबल कर दिया, ये आया, ये कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, कोई भी पॉइंट, यहाँ पे P पॉइंट ले लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, कुछ ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे निकलने के बाद जब ये आ गया हमारा, तो एरिया ऑफ द शीट, एरिया ऑफ द शीट और चार्ज के बीच में क्या रिलेशन होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यों, क्योंकि ये शीट है, मतलब 2D सरफेस है, सिग्मा होगा चार्ज अपॉन एरिया। क्योंकि बहुत बड़ी सी शीट थी तो हमें एरिया नहीं पता, पर हमें इसकी डेंसिटी पता है, तो Q अपॉन ए इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक प्लेन शीट रखी है जिसके ऊपर चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट रखी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट है कि हमारा जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2 शीट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इसके ऊपर प्लस Q चार्ज है, और ये हमारी नेगेटिवली चार्ज है, माइनस Q चार्ज है। एक पॉइंट P है, एकदम सेंटर पे है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा, मतलब EA इधर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, EB इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी नथिंग बट सिग्मा, अगर इसकी डेंसिटी मान लो सिग्मा 1 है, इसकी सिग्मा 2 है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंपल एडिशन। इसी तरह से इस पॉइंट पे निकालना, इस पॉइंट पे भी निकालना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये था सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, कि हमें एक इनफाइनाइट, एक बहुत बड़ी सी प्लेन शीट दी गई है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट दी गई है, और उसकी वजह से हमें r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट है कि हमारा पॉइंट कहाँ पे है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। अब आज की वीडियो और इस पहले चैप्टर का आखिरी टॉपिक चैप्टर का भी और लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल, शेल का मतलब क्या हुआ कि वो अंदर से कैसी है, हॉलो है। अगर कोई भी चीज अंदर से हॉलो है तो इसके ऊपर हम चार्ज स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम चार्ज स्टोर नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि अगर हमने उसको चार्ज दिया है तो चार्ज कहाँ जाएगा, उसके सरफेस पे जाएगा।
अगर चार्ज हमारा उसके सरफेस पे जाता है, मतलब कुछ ऐसा, अगर हमने इसको चार्ज, ये जो भी हॉलो स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस आर है, इसके ऊपर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो वो पूरा इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि जो शेल है वो क्योंकि वो शेल है मतलब वो हॉलो है। अब यहाँ पे तीन चीजें बनती हैं। हो सकता है कि जो पॉइंट पी हो वो अंदर की तरफ हो, मतलब शेल के अंदर हो सकता है पॉइंट पी बाहर हो। तो केस वन, व्हेन पॉइंट पी लाइज इन दी शेल, मतलब कि जो पी पॉइंट है वो शेल में लाई करता है। ले लेते हैं, एक पी पॉइंट था जो कि शेल पे लाई कर रहा था। सबसे पहले कि जो पी पॉइंट है उससे पास होने वाला हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। लेट द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस बी स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जब भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए, ऐसे देखते हैं, पाई ई इज नथिंग बट ई इंटू एरिया। क्यों, अगर हम इस पे एक एरिया काटते भी हैं, छोटा सा मान लीजिए 10 एरिया काटा हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होना चाहिए बाहर की तरफ, और एरिया भी इधर की तरफ। तो कुल मिला के डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, cos 0 1 हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए। ई इनसाइड मतलब जो पॉइंट है हमारा वो शेल के अंदर है, वो कितना हो गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज है, नहीं है, मतलब Q तो जीरो है हमारा, इसका मतलब ये जो E इनसाइड है वो भी जीरो हो गया। मतलब अगर हमारी जो शेल है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर कोई भी पॉइंट हम लोग लेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। ये पहला पॉइंट। अब अगला केस है हमारा कि व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द शेल। आउटसाइड द शेल मतलब ये हो गया, इसको हटाते हैं। अब P पॉइंट जो है वो कहीं यहां लाई कर रहा है, तो P पॉइंट से पास होने वाला है, क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस। अब P पॉइंट से पास होने वाला हमने गॉसियन सरफेस बनाया, वहां पे एक छोटा सा एरिया कट किया, इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, इसका एरिया वेक्टर इधर, पाई ई कितना होगा, E इंटू ए। अब देखिए इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स लिखे हैं, तो एरिया किसका लिखेंगे, गॉसियन सरफेस का। एरिया कितना हो जाएगा हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसलिए क्योंकि ये शेल है, वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, उसके सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया। अब यहाँ पे एरिया किसका लेंगे, यहाँ पे एरिया गॉसियन सरफेस का नहीं लेंगे, यहाँ पे एरिया हम शेल का लेंगे। क्यों, क्योंकि हम चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो डेंसिटी जब चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं तो एरिया भी तो उसी का लेंगे ना जिसके ऊपर चार्ज है, मतलब Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा, Q क्या हो गया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। Substituting the value of Q from equation number 2 to equation number 1, हमें क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो E आ गया हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या कंक्लूजन, क्या कंक्लूड किया जा सकता है कि एक थिन स्फेरिकल शेल थी जिसका रेडियस कैपिटल आर था, उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, हमने एक पॉइंट लिया P जो कि कहाँ है, आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। अगर वो P पॉइंट शेल के अंदर लाई करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और अगर यही P पॉइंट शेल के बाहर R ही डिस्टेंस पे लाई करता है, मतलब ये भी डिस्टेंस R ही है क्योंकि एक ही वेरिएबल लेके चलते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये क्या है, E आउटसाइड। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं।
अब थर्ड केस है हमारा, इसको हम लोग इरेज कर ले रहे हैं ताकि पूरी चीज एक बोर्ड पे ही हो जाए। केस थर्ड इज व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस का मतलब कि जो पी पॉइंट है ना ही शेल के अंदर है ना शेल के बाहर है, तो स्मॉल जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के बराबर हो गया। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों ने तीन फील्ड निकाला, ई इनसाइड, ई आउटसाइड, ई ऑन द सरफेस। अब इसको हम लोग कुछ देखते हैं एक चीज इसमें, तीनों फॉर्मूला एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, ई इनसाइड, ई आउटसाइड और ई ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हमारा हम ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए ग्राफ बहुत आता है, ये आर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे एक स्फीयर ही बना लेते हैं डायरेक्ट, स्फीयर नहीं स्फेरिकल शेल। ये कैपिटल आर होगा क्योंकि ये इसका सेंटर है, ठीक। जब तक हम सेंटर से लेके उसके सरफेस तक मूव करेंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो, मतलब E इज इक्वल टू जीरो। जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वैल्यू तक पीक पे जाएगी, क्या होगा वो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या था ये, E सरफेस। उसके बाद E आउटसाइड क्या आ रहा था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मतलब जैसे ही हम सरफेस से बाहर की तरफ जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो घटती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अगर एक स्फेरिकल शेल है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो वहां उस केस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कहाँ पे होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पे होगी। सरफेस से अंदर की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, सरफेस की बाहर की तरफ जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एक टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक, अगर हमारा जो चार्ज है वो पूरा वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब शेल नहीं है वो स्फीयर है, तो वो तो सिलेबस से हट गया है। पर इफ इन केस किसी को उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में डाउट हो तो वो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। नीचे हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे क्वेरी बॉक्स में भी क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, पहला चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब आपका क्या काम है कि आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स कोई भी रेफरेंस बुक उठाइए, एनसीईआरटी उठाइए, सबसे पहले सारा स्टडी जो भी सारा थ्योरी पोर्शन है वो कवर कीजिए। बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रूविंग कीजिए। उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर लीजिए। सारे न्यूमेरिकल्स कवर होने के बाद जितने भी डाउट्स हो वो पूछ सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट हो तो वो आप भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, आपके जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं सब में शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का जल्दी अपलोड हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी सजेशन देना हो रिगार्डिंग कि हम कैसे वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं या आप कुछ भी बताना चाहते हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।